अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटरप्ट्स के ऊपर कि आपका जब हम असेंबली की बात करते हैं तो इंटरप्ट से क्या मुराद है। अगर हम आम ज़ुबान में बात करें तो इंटरप्ट से मुराद कोई ना कोई हिंड्रेंस या कोई ऐसी रुकावट होती है जिसको हमें पहले सॉल्व करना होता है। तो अगर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है और उसके दौरान कोई इंटरप्ट आती है तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को पहले मैनेज करते हैं और उसके बाद हम अपने रूटीन का काम ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। आपके पास कंप्यूटर के अंदर दो तरह की इंटरप्ट्स हम देखेंगे। एक होगी सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट्स और एक होंगी हार्डवेयर की इंटरप्ट्स जो हमें बाहर से रिसीव हुई हैं। अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं उसमें हमने इंटरप्ट फ्लैग को देखा है कि आपके पास फ्लैग रजिस्टर के अंदर एक बिट होती है जिसे हम कहते हैं कि वो इंटरप्ट फ्लैग है। आपको जब हमने फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर डिटेल में फ्लैग रजिस्टर का बताया था कि कौन सी बिट जो है वो कौन से फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है। और उसके बाद हमने एक चीज़ जो अभी तक देखी है वो है इंटरप्ट 21H। इसका इस्तेमाल ऐसा हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये प्रोग्राम को एंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इससे हमें एक चीज़ का आइडिया होता है कि जो इंटरप्ट का सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हम INT की कमांड देंगे और उसके आगे कोई एक नंबर होगा जो स्पेसिफिकली किसी काम को इंडिकेट कर रहा होगा। आपके पास जिस तरह से ये एक इंस्ट्रक्शन है इंटरप्ट, इसके आगे हम 1 बाइट तक मैक्सिमम ऑपकोड दे सकते हैं। अगर 1 बाइट तक दे सकते हैं तो इससे मुराद ये है कि आपके पास 0 से लेकर 255 डेसिमल तक ऑप्शन है इंटरप्ट के आगे नंबर लिखने की। ये डेसिमल की बात हो रही है, एग्जाम में जो वैल्यू बनेगी डेसिमल कन्वर्ट करके वही वैल्यू आएगी। तो आपके पास 0 से लेकर 255 तक, इन शॉर्ट टोटल आपके पास 256 मतलब 256 इंटरप्ट्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरप्ट की बात कर लें तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं और एक हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। जो आज हम बात करेंगे वो तमाम की तमाम इंटरप्ट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की कैटेगरी में लाई करती हैं। आपके पास जो आपकी रैम होती है, रैम के बिल्कुल स्टार्टिंग लोकेशन के ऊपर एक टेबल मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल या इसे IVT भी कहते हैं। ये एज एन इंडेक्सिंग इस्तेमाल होता है कि जब भी कोई इंटरप्ट आएगी उस इंटरप्ट के अगेंस्ट जो काम परफॉर्म होना है उसकी जो इंडिकेशन है कि वो कहाँ पे मौजूद है या कैसे परफॉर्म होना है, तो उसको हेल्प आउट करने के लिए हम इस टेबल को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इस टेबल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपके पास एक चीज़ तो हो गई कि इंडेक्सिंग के लिए एक टेबल है जिसे हम कह रहे हैं जी इंटरप्ट वेक्टर टेबल। दूसरी चीज़ ये है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो आपके पास अगर कोई भी इंटरप्ट आती है, जिस तरह यहाँ पर अभी हमने बात की थी इंटरप्ट 21H की, तो 21 एक नंबर है, ठीक है। उस नंबर के अकॉर्डिंग हम इस टेबल में एक सर्च परफॉर्म करेंगे और उस सर्च के बेसिस पे हमें एक एड्रेस मिलेगा और उस एड्रेस के ऊपर जाकर हम जो इम्प्लीमेंटेशन पड़ी हुई है उसे परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई एड्रेस जनरेट होता है तो लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन फॉर इंटरप्ट 0। तो अगर आपकी इंटरप्ट 0 आएगी तो वो इसका जो उसके बैकएंड पर जो काम करना है आपने इंटरप्ट के आने पे वो यहाँ पर रैम में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। और इस तक पहुँचना कैसे है, पहुँचने के लिए हम एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इस टेबल को ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। आपके पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल की जो टोटल मेमोरी है वो 1 किलोबाइट है। आगे जाके आपको उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों 1 किलोबाइट है। और ये क्योंकि रैम के बिल्कुल स्टार्ट में है तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो इसका सेगमेंट भी 0 है और ऑफसेट भी 0 है। अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें तो 5 zeros जो हैं हेक्सा के, वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। अब इसके बाद आपके पास अगर इस IVT टेबल को मैं कुछ ओपन करके बताऊं तो वो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। जो सबसे पहले इंटरप्ट 0 आती है तो हमें जो पहली 4 बाइट्स हैं वो इंडिकेट कर रही होती हैं कि आपको उसके अगेंस्ट कौन सा काम परफॉर्म करना है। जो 4 बाइट्स हैं उनमें से पहली जो 2 बाइट्स होती हैं वो उस जगह का ऑफसेट होती हैं जहाँ पर इस इंटरप्ट 0 के अगेंस्ट काम जो परफॉर्म करना है वो पड़ा होता है, जिसको हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं। और जो सेकंड पे 2 बाइट्स मौजूद होती हैं वो आपके पास सेगमेंट रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन शॉर्ट आपको एक कंप्लीट चंक ऑफ 4 बाइट्स एक एड्रेस प्रोवाइड करती हैं जिस एड्रेस पर इंटरप्ट 0 के अगेंस्ट जो काम होना होता है वो काम मौजूद होता है,
ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो रैम की जो पहली 4 बाइट्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है 0100 एंड 1234। तो मैं कह रही हूँ कि ये मेरा ऑफसेट है, तो ऑफसेट क्या बनेगा 0001, और ये जो मेरा है सेगमेंट है। तो जो ये फिजिकल एड्रेस है वहाँ पर मेरे पास एक सर्विस रूटीन पड़ी हुई है, एक सब रूटीन पड़ी हुई है, जो तब कॉल होगी जब मेरा इंटरप्ट 0 इनिशिएट होगा। ऑटोमेटिकली इनिशिएट होता है, कैसे इनिशिएट होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन ये उसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन रैम में कुछ इस तरह से इंडिकेट की जाती है। इसी तरह कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे इंटरप्ट 1 का ऑफसेट और सेगमेंट होगा, और उसके बाद इंटरप्ट 2 का, एंड ऑनवर्ड्स करते करते इंटरप्ट 255 का, जो डेसिमल की बात हो रही है, उसका ऑफसेट और सेगमेंट इस मेमोरी के ऊपर पड़ा होगा। और ये तमाम मेमोरी क्या है जी, ये वो टेबल है, IVT टेबल। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो आपके पास हर एक इंटरप्ट के अगेंस्ट 4 बाइट्स हैं। तो अब अगर आपके पास टोटल 256 इंटरप्ट्स हैं तो 256 × 4 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 1 किलो बाइट। इस वजह से IVT टेबल का जो साइज़ होता है वो 1 किलो बाइट होता है। अब इसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप इस एड्रेस तक पहुंच सकते हो। अगर इंटरप्ट 0 की वैल्यू को उठाना है या इंटरप्ट 1 की वैल्यू को उठाना है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है। n इज़ द नंबर ऑफ इंटरप्ट, जहाँ पर हमने लिखा था इंटरप्ट 21H, तो 21 क्या है वो n है, ठीक है। n × 4 करेंगे तो हमें ऑफसेट के एड्रेस पर हम पहुँचेंगे। लेट्स सपोज हमारी इंटरप्ट 1 कॉल हुई है, ठीक है। तो 1 × 4 अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा 4। तो मुझे किस जगह पे जाना है, इस ऑफसेट पर जाना है, और इसकी जो वैल्यू उठाऊंगी वो मुझे क्या देगा, एक ऑफसेट एड्रेस दे देगा जहाँ पर मुझे पहुँचना है। और उसके बाद अगर मैं इसमें +2 करूँगी, मतलब 4 + 2 करूँगी, तो मैं 6 के ऊपर आ जाऊँगी, और वहाँ क्या मौजूद है, एक सेगमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये दोनों वैल्यूज़ को गेट करना है, और गेट करके किसे अपडेट करना है, जब भी हम कोई एग्जीक्यूशन करते हैं तो गेट करके हम रजिस्टर्स जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है कोड सेगमेंट एंड IP, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जहाँ से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा रहे होते हैं। तो आपको इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करना है, कोड सेगमेंट पे और IP पे। IP पे क्या जाएगा ऑफसेट, और कोड सेगमेंट में क्या वैल्यू जाएगी, ये सेगमेंट की वैल्यू। अब आगे इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जब भी इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन कॉल होती है उसके बैकएंड के ऊपर ये कंप्लीट मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टैक का इस्तेमाल होता है, और ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, बैकएंड पर खुद ही हो जाएगा। ये सिर्फ मैकेनिज्म है, ये कोई कोड नहीं है। तो आपके पास सबसे पहला काम क्या होता है, आपके स्टैक के ऊपर आपका जो फ्लैग रजिस्टर है उसे स्टोर करवा लिया जाता है। अब फ्लैग रजिस्टर को स्टोर करवाने की क्या वजह होती है कि हम कोई भी प्रोग्राम का काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन की थी और उसके बाद हमने कोई जंप वगैरह कॉल करनी थी, और इसी दौरान कोई एक्सटर्नल हमें इंटरप्ट रिसीव हो गई है या कोई सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट रिसीव हो गई है, तो हमें क्या करना है, उस वक्त उस इंटरप्ट को पहले हैंडल करना है। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं कि हम फ्लैग रजिस्टर को स्टैक पे रख देते हैं, ताकि जब हम उस इंटरप्ट से कंप्लीट करके वापस आएंगे तो हमें अपने ओरिजिनल फ्लैग्स पता हों, ताकि किसी बेस पे हमने जंप वगैरह लगानी थी तो वो डिस्टर्ब ना हो। इन शॉर्ट वो एक सब रूटीन में जा रहा है ना, तो उस सब रूटीन में अगर कोई काम होगा जिससे फ्लैग रजिस्टर इफेक्ट हो जाएगा तो हमें वो फ्लैग रजिस्टर एज इट इज़ चाहिए जब उस इंटरप्ट से वो वापस आ जाएगा। तो आप जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसे स्टैक के ऊपर रखवा के जाते हैं। उसके बाद आपने ये काम भी परफॉर्म करना होता है, इसी के बैकएंड पर हो रहा होता है। इसमें हो क्या रहा है, इंटरप्ट फ्लैग 0 हो रहा है। इंटरप्ट फ्लैग से मुराद ये है कि अभी मैं एक इंटरप्ट हैंडल करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, उसके दौरान कोई इंटरप्ट नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम इसे 0 कर देते हैं कि अभी एक ऑलरेडी इंटरप्ट हैंडल हो रही है तो मज़ीद इंटरप्ट नहीं आएगी। तो उसके लिए हम इंटरप्ट फ्लैग को 0 कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो ट्रैप फ्लैग है उसे भी 0 कर देते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रैप फ्लैग हमें डिबगर में हेल्प करता है। तो ट्रैप फ्लैग जब ऑन होता है इससे मुराद ये होता है कि आपके पास हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपके डिबगर को कंट्रोल मिल जाता है, जो रजिस्टर्स वगैरह आपको डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो क्योंकि हमने इंटरप्ट को 1 गो में इम्प्लीमेंट करना होता है, इस वजह से हम ट्रैप फ्लैग को भी ऑफ करते हैं। तो ये दोनों काम करने के बाद हम जो अपना CS और IP है उसे स्टैक पर रखवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉल की तरह एक्ट कर रहा होता है कि अब हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन चलने लगी है जो रैम में कहीं पर भी हो सकती है, उस पर हमें पहुंचना है। तो क्योंकि वहाँ से वापस भी आना है, तो वापस आने के लिए हम अपने सेगमेंट की वैल्यू और हम अपने ऑफसेट की वैल्यू जहाँ वापस आना है
उस वैल्यू को स्टैक पर पुश करवा के जाते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो हम उससे वापस CS और IP में रखवा सकें। तो इतना काम परफॉर्म करने के बाद हमें अपने IP और CS रजिस्टर को अपडेट करना है। कहाँ पर अपडेट करना है? अब जहाँ पे ओरिजिनल कॉल जानी है, जहाँ पे उसकी ISR मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन मौजूद है। तो उस काम के लिए हम इस एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। 0 से मुराद है सेगमेंट 0, मतलब मेमोरी का बिल्कुल स्टार्ट। और n×4 का जो फॉर्मूला हमने अभी देखा है कि हम एक ऑफसेट तक कैसे पहुंचते हैं IVT टेबल के अंदर। तो n क्या है? इंटरप्ट नंबर, जो भी इंटरप्ट नंबर जनरेट हुआ हुआ है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस ऑफसेट पर पहुंच जाएंगे। और 0 आपका सेगमेंट है, इसके कॉम्बिनेशन से हमें एक फिजिकल एड्रेस मिल रहा होगा। और क्योंकि ये स्क्वायर ब्रेसेस हैं तो स्क्वायर ब्रेसेस उसकी वैल्यू को उठाती हैं और वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगी? IP के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, जो सेगमेंट का एड्रेस होगा, वो कहाँ आ जाएगा? कोड सेगमेंट के ऊपर। तो इन शॉर्ट आपकी जो चीज़ है वो अपडेट हो जाएगी, IP और CS अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम उस सर्विस रूटीन से, जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, वहाँ से वापस कैसे आएंगे। तो वापस आने के लिए हम IRET की कमांड लिखते हैं उस सर्विस रूटीन के एंड पर, और वो क्या करती है, जो भी आपके पास आपने फ्लैग के अंदर जो स्टैक के अंदर वैल्यूज़ रखी थी, जिस तरह यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ रखवाई थी, तो हम उसको इन शॉर्ट जो है वो पॉप कर लेंगे। पॉप करने से क्या मुराद है कि जो आपके पास टॉप वैल्यू होगी वो कहाँ जानी चाहिए? ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू IP रजिस्टर में जानी चाहिए, करंट IP जो हमारे पास IP का मेन रजिस्टर है। और ये वाली जो वैल्यू होगी ये CS में जानी चाहिए, ताकि हमारी एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट हो सके जहाँ से हमने उसे छोड़ा था या जहाँ से वो इंटरप्ट की तरफ गया था। और उसके बाद आखिर में जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसको भी हमने फ्लैग रजिस्टर में अपडेट करना है। ठीक है, तो ये जो सारा फिनोमेना है ये IRET की कमांड के बैकएंड पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, और उससे आपका स्टैक भी क्लियर हो जाता है और आपकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ वापस आ जाती हैं जैसे इंटरप्ट आने से पहले थी, ताकि आप अपने कोड का जो नॉर्मल फ्लो है वो एग्जीक्यूट कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि हुकिंग एंड इंटरप्ट क्या होता है। हमारे पास अभी तक हमें पता लग गया है कि IVT टेबल होता है, एक उसकी सर्विस रूटीन्स होती हैं। अब हमें ये देखना है कि हम उससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, कि अगर हम एक असेंबलिंग का कोड करना जानते हैं तो हम किस तरह से चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है हुकिंग एंड इंटरप्ट। मतलब कि आपके पास ये आपका IVT टेबल है, ये आपके पास सारा सेटअप था, मतलब ये IVT टेबल है और ये उसका IRET है जिस इंटरप्ट 0 के अगेंस्ट जो ISR है। अब जो ये ISR है हम चाहते हैं कि ये ISR एग्जीक्यूट ना हो, मतलब जब भी इंटरप्ट 0 आए तो ये वाला काम परफॉर्म ना हो, हम जो अपना काम दें वो परफॉर्म हो। ठीक है, तो उस चीज़ को या उस फिनोमेना को हम कहते हैं कि हम खुद से इंटरप्ट को हुक करेंगे। हुक करने से मुराद है कि हम इस फंक्शन की बजाय अपने फंक्शन को इस टेबल के ऊपर हुक करेंगे। अब जो प्रीवियस आपके पास ऑफसेट और सेगमेंट मौजूद थे इंटरप्ट 0 के ऊपर, वो इस ओरिजिनल ISR के हैं। आपने अब उसे क्या करना है कि आपके कोड के अंदर एक फंक्शन मौजूद है जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो जब भी इंटरप्ट 0 आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इस सेगमेंट और इस ऑफसेट के एड्रेस को कहाँ प्लेस करवाना चाह रहे होगे? इन दोनों जगहों के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हुकिंग एंड इंटरप्ट। अब ये काम कैसे परफॉर्म होना है कोड के थ्रू देखते हैं। ये इसका कोड है, इस कोड में एक आपके पास मैसेज है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। अब यहाँ पर ES रजिस्टर अगेन हमारे पास एक और पर्पज़ आ गया है कि हमारे पास IVT टेबल का जो स्टार्टिंग सेगमेंट वाला होता है पोर्शन, उसको हम 0 करना चाहते हैं। तो हम उसके लिए जो रजिस्टर नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ES रजिस्टर, उसको आप 0 कर दो, इन शॉर्ट वो 0 इंडिकेट कर रहा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक आपने सर्विस सब रूटीन लिखी है, उस सब रूटीन को आप अटैच करना चाह रहे हो इंटरप्ट 0 के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो MySR for 0 का लेबल है ये वो ऑफसेट है जिस ऑफसेट के ऊपर आपका ये फंक्शन पड़ा हुआ है। तो उस ऑफसेट को हमें कहाँ प्लेस करना है? फॉर्मूला के तहत 0×4 के ऊपर। 0×4 एक ऑफसेट है और 0 इसका सेगमेंट है, इस कॉम्बिनेशन से एक फिजिकल एड्रेस बनेगा और उसके ऊपर वैल्यू क्या रखवानी है? इस ऑफसेट की जो वैल्यू है वो इसके ऊपर आपने प्लेस करवानी है।
और उसके बाद जो आपके कोड सेगमेंट की वैल्यू है, मतलब इन शॉर्ट जो नॉर्मल आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए जो सेगमेंट इस्तेमाल हो रहा है, उस सेगमेंट की वैल्यू को हम उसकी नेक्स्ट पोजीशन पर एज सेगमेंट रखवाएंगे। इन शॉर्ट हम इस मेमोरी को रैम में एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये इसका ऑफसेट का एड्रेस है और कोड सेगमेंट क्या बनेगा इसका सेगमेंट, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक फिजिकल एड्रेस बनेगा जो इस एग्जीक्यूशन के ऊपर उसको ले आएगा। अब हमने करना क्या है कि हमने इंटरप्ट ज़ीरो को जनरेट करवा के देखना है कि हमारा काम परफॉर्म हो। अब उसके लिए हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे जनरेट इंटरप्ट ज़ीरो का नाम दिया गया है। अब इस सब रूटीन में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा जो नंबर है उसको एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद डिवीजन की इंस्ट्रक्शन कॉल हो गया। हमने लास्ट टाइम जब डिवीजन को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो क्वोशंट होता है ना, वो आपको एक स्पेसिफिक मेमोरी में आना चाहिए। अगर वो ओवरफ्लो कर जाता है, जैसे बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत छोटे नंबर से डिवाइड होगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा, तो वो आपकी डिवीजन के क्वेश्चन के पोर्शन से बाहर जा सकता है। तो उस केस में एरर जनरेट होना चाहिए। तो एरर कौन सा जनरेट होता है, इंटरप्ट ज़ीरो को कॉल चली जाती है। या जब भी आपके पास डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर आएगा, तब भी आपके पास किसकी कॉल चली जाएगी, इंटरप्ट ज़ीरो की कॉल चली जाएगी। इंटरप्ट ज़ीरो का नेचुरल फंक्शन क्या होता है कि वो एक एरर डिस्प्ले करता है और उसके बाद प्रोग्राम को बंद कर देता है, ठीक है। तो हम उस एरर को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हमने उसको खुद एक एरर जनरेट किया। हमने कहा जी यू डिवाइडेड समथिंग बाय ज़ीरो, तो हम ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इस लाइन की बैकएंड के ऊपर आपके पास इंटरप्ट ज़ीरो कॉल हो जाएगी, क्योंकि क्वोशंट जो है वो कम्प्लीटली पूरा नहीं आ रहा मेमोरी के अंदर। तो अब जब इंटरप्ट ज़ीरो जनरेट होगी, तो अब क्या होगा, जो आपने ऑफसेट और सेगमेंट अपडेट किए थे आईवीटी टेबल से, वहाँ पर वो जाएगा और उन ऑफसेट सेगमेंट को उठाकर एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इस जगह से, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा समझें, तो अब हम इसकी बजाय इंटरप्ट ज़ीरो के अगेंस्ट किसको कॉल कर रहे होंगे, इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जब हम कोड लिखेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। अपडेट होके यहाँ पर क्या आ जाएगा 1801 और नीचे क्या आ जाएगा D01D। अब इससे हम यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पर करना क्या है कि ये है पुश CS एंड पॉप DS, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आगे मेन जेनेरिक वही कोड है कि एक मैसेज जो है वो सिंपली प्रिंट हो रहा है। अब ये जो मैसेज है और जब हम जिस डायरेक्शन से यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा अगर आप गौर से समझो, तो हम यहाँ पर मौजूद थे कोड के अंदर, ठीक है। और हमें इंटरप्ट ज़ीरो जनरेट हुई जो कि टेबल में गया और यहाँ पे आकर वैल्यू को काम करने लग गया। अब इस सारे प्रोसेस के दरमियान डेटा सेगमेंट अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। जो डेटा सेगमेंट था वही रहेगा हमारे कोड की हद तक, दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो हम मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाहें तो सेम उसी DS के साथ डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कोड की बजाय कहीं और से इंटरप्ट ज़ीरो जनरेट होगी, तो उसके पास जो डेटा सेगमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, तो हम इस मैसेज को एक्सेस नहीं कर पाते उस डेटा सेगमेंट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें CS का पता है कि CS हम अभी अपडेट करके लेके आए हैं, CS हम अभी अपडेट करके लेके आए हैं। तो CS से जो कंजेक्टिव मेमोरी का मैसेज है हमें वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CS को पुश करेंगे और स्टैक पे पॉप DS कर देंगे। अब हमारा डेटा सेगमेंट भी अपडेट हुआ है जो करंट है उसके मुताबिक, ठीक है। ये इसलिए होता है कि अगर हमें कहीं और से इंटरप्ट जनरेट होगी, क्योंकि ये सारी जो इंटरप्ट का सिस्टम है वो जेनेरिक है, ये नहीं कि इस फाइल से रिलेटेड है, सिर्फ वो कहीं से भी कॉल हो सकता है। तो हमें जो मेन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि कौन सा सेगमेंट है, कौन सा ऑफसेट है, इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा सेगमेंट की वैल्यू सेम नहीं आएगी अगर कहीं बाहर से कॉल होता है। अगर इसी फंक्शन से कॉल होता है इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये काम इस वजह से परफॉर्म करें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो हमने ये वाला ब्लू वाला काम किया हुआ है, इसको हम कहते हैं हुकिंग एंड इंटरप्ट, ठीक है। इससे काम ख़राब हो जाएगा। काम क्या ख़राब हो जाएगा कि हमने एक टेबल में अपडेट कर दिया, अब जब भी हर दफ़ा कॉल होगी वो इन्हीं अपडेटेड वैल्यूज़ को कॉल हो जाएगी। तो जब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा
तब तो ये किसी गार्बेज को इंडिकेट करना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं अनहुक करना, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। तो अनहुक करना क्या होता है कि जो ओरिजिनल आपका आईवीटी टेबल जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही कर दो। तो उसके लिए क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू से उन्हें कहीं सेव करवा लें, और जब आप अनहुक करोगे तो उस टाइम पर आईवीटी टेबल को दोबारा अपडेट कर दो। अच्छा जी, इस प्रोसेस के बाद आपके पास कुछ जो इंटरप्ट्स हैं स्टार्टिंग वाली वो रिजर्व्ड होती हैं। रिजर्व से मुराद है जो इंटरप्ट 0 है वो डिवाइड बाय 0 के लिए इस्तेमाल होती है, ये फिक्स्ड है। इंटरप्ट 1 है ट्रैप फ्लैग के लिए, ये हम डिबगर इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। जब इस्तेमाल करेंगे तो देख लेंगे उसको। और जो इंटरप्ट 2 है उसको हम कहते हैं जी नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब आपके पास होता क्या है कि आपके पास 2 पिन्स होती हैं हार्डवेयर के अंदर। एक इंटरप्ट फ्लैग की होती है जो एक्सटर्नल जो आपके इंटरप्ट्स रिसीव हो रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर का इंटरप्ट्स रिसीव हो रहे होते हैं उनको हैंडल कर रहा होता है, और उसको हम किसके थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, इंटरप्ट फ्लैग के थ्रू। अगर आपने यहाँ गौर से देखा हो तो हमने जब इंटरप्ट के मैकेनिज्म को कॉल की थी तो हम इंटरप्ट फ्लैग को 0 करके जा रहे थे, मतलब हम मजीद इंटरप्ट्स नहीं ले सकते। तो अगर कोई इमरजेंसी इंटरप्ट है, मतलब सिस्टम फेलियर हो गया है, कोई इस तरह का इशू हो गया है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए दूसरी पिन है नॉन मास्केबल इंटरप्ट वाली पिन, वो सिग्नल भेजती है और वो किसको इनिशिएट करती है, वो इंटरप्ट 2 के थ्रू आती है। ठीक है, तो जो इंटरप्ट 2 के थ्रू इंटरप्ट आती है वो इंटरप्ट स्टॉप नहीं की जाती, वो एग्जीक्यूट होना मस्ट होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इसके साथ साथ एक आपके पास इंटरप्ट 3 है जो डिबगर इंटरप्ट है। इंटरप्ट 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से हम डिबगर इम्प्लीमेंटेशन को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक इंटरप्ट 4 होती है, ये अरिथमेटिक ओवरफ्लो पे कॉल होती है, मतलब कि जब भी आपके पास ओवरफ्लो फ्लैग ऑन होता है तब ये कॉल हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हम जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं उनमें काफ़ी दफ़ा चांस होता है कि ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होती। अगर यूज़र जनरेट करना चाहे तो कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, आप यहाँ पर एक कमांड लिखते हो जिसे हम कहते हैं जी इन2 की कमांड। ठीक है, इन2 की कमांड। ठीक है, अब इस इन2 की कमांड से क्या होता है कि आप ऊपर आपके मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, नीचे आप इन2 लिख देते हो। अगर उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे, मतलब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी चीज़ है उसके ऊपर ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हुआ होगा तो इन2 की कमांड किसे जनरेट कर देगी, इंटरप्ट 4 को जनरेट कर देगी और आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा। और अगर आप इन2 नहीं लिखते तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा जी, इन बेसिक्स से इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास कुछ और टाइप्स की इंटरप्ट्स भी अवेलेबल होती हैं कि हमने 0 से लेकर 255 तक देखनी है। तो उनमें से कुछ इंटरप्ट्स हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। जो आपके पास सबसे पहली एक और मेन इंटरप्ट है वो है बायोस की इंटरप्ट्स होती हैं। बायोस की काफ़ी सारी इंटरप्ट्स अवेलेबल हैं, जो हम इस कोर्स में देख रहे होंगे वो इंटरप्ट 10 और इंटरप्ट 16H है। ठीक है, बायोस होता क्या है, बायोस एक फर्मवेयर के तौर पर एक्ट करता है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक फर्मवेयर स्टार्ट होता है जो कि आपको हेल्प करता है सिस्टम को इनिशिएट करने में। जितने भी आपके पास हार्डवेयर की चेकअप्स हैं वो सारा कुछ परफॉर्म होता है, और उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी लोड करने की जिम्मेदारी बायोस की होती है। और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कमांड ले लेता है और उसकी बेस पर सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं। अभी तक जो हम चीज़ें देखते आए हैं, हम रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, हमारे पास बायोस की काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें हमें बिल्कुल डायरेक्ट रैम की चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बायोस की सर्विसेज के थ्रू भी काम करवा सकते हैं, मतलब बायोस की इंटरप्ट्स के थ्रू भी काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरप्ट 10H है वो मेनली किस लिए इस्तेमाल होती है, वीडियो डिस्प्ले वगैरह के लिए। जब हमने वीडियो मेमोरी वगैरह का डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इंटरप्ट 16H है वो कीबोर्ड के हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ इंटरप्ट्स हैं जिससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। इसके अलावा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस की एक इंटरप्ट होती है जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट 21H। ठीक है, डॉस की एक ही इंटरप्ट होती है और वो 21H है। इसके थ्रू भी हम काफ़ी सारे काम करते हैं। जो 2 मेन काम हम इस कोर्स में देखेंगे, एक सिंपल प्रोग्राम को टर्मिनेट करना और दूसरा ये कि जब हम प्रोग्राम को टर्मिनेट ऐसे करें कि वो मेमोरी का पार्ट बन जाए, उसको हम देखेंगे आगे क्या टर्म इस्तेमाल होती है, तो वो हमारे नेक्स्ट कुछ आगे हमारे आने वाली वीडियोज़ का पार्ट बनेगा। तो ये भी 2 तरह की सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आपके पास हैं, बायोस एंड डॉस इंटरप्ट्स। सबसे पहले हम बायोस इंटरप्ट को देख लेते हैं जिसमें इंटरप्ट 10H है जो कि एक वीडियो रिलेटेड इंटरप्ट है। अब
खाली एक इंटरप्ट 10H के थ्रू हम पूरी वीडियो मेमोरी का डिस्प्ले, कहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, किस कलर कॉम्बिनेशन में करना है, किस रो के ऊपर डिस्प्ले करना है, ये सारा काम तो परफॉर्म नहीं हो सकता। अब उसको क्या पता है हम यूज़र क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक और सहूलत मौजूद होती है कि जो भी आपके पास इंटरप्ट के आगे एक बाइट होती है उसके अंदर आप एक नंबर लिख सकते हो, 0 से लेकर 255 तक कोई भी। तो उसकी मजीद सर्विसेज को हैंडल करने के लिए बाकी कुछ और इंटरप्ट्स के अंदर भी होता है कि आपके पास सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, हर एक इंटरप्ट के अगेंस्ट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। और जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं वो भी एक बाइट के अंदर आ सकती हैं, और मोस्टली हम उसे AL रजिस्टर में स्टोर कर रहे होते हैं या AH रजिस्टर में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ गलत लिखा हुआ है, AH रजिस्टर में मोस्टली स्टोर कर रहे होते हैं। तो अब वहाँ पर जो स्टोरेज है AH रजिस्टर के अंदर वो आपको सर्विस का बताती है कि अगर मैंने स्क्रीन पर प्रिंटिंग करनी है तो ठीक है, फाइन, वीडियो का हम काम कर रहे हैं, वीडियो मेमोरी का, तो हमने 10H को कॉल भेज दी। अब उसमें स्पेसिफिकली काम क्या करवाना है, स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, कोई और काम करवाना है, उसके लिए एक सर्विस नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, और हर सर्विस नंबर के आगे मज़ीद सब सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, क्योंकि 0 से 255 तक भी इनफ नहीं होती तमाम काम को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे हर सर्विस के आगे भी एक बाइट अवेलेबल होती है जो कि सब सर्विस कहलाती है। मतलब अगर 2 सर्विस हम इस्तेमाल करें तो उसके ऑनवर्ड्स आगे हम 0 से लेकर 255 तक सब सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए। इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो राल्फ ब्राउन लिस्ट के आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर तो आपको जो भी इंटरप्ट इस्तेमाल करनी है, जिस तरह से भी इस्तेमाल करनी है, आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाला कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि हम जो काम परफॉर्म करना चाहते हैं उसका बस हम हिंट देख लेते हैं इस लिस्ट में से और उसके मुताबिक वो काम परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। अभी तक जो हमने प्रिंटिंग की थी वो हमने स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू की थी, या हमने जो है सिंपल जो डिस्प्ले मेमोरी के थ्रू की थी। तो अब यहाँ पर हम एक बायोस की सर्विस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इंटरप्ट 10H, उसके थ्रू हम प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं। अगेन वही बात, 10H लिखने से पहले हमें उसका एक सेटअप करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट करवानी है। तो अब ये जो सारे कॉमेंट्स हैं और ये जो सारे रजिस्टर्स हैं ये बेसिकली उस लिस्ट में फिक्स्ड हैं कि अगर इससे पहले आप इन सारे रजिस्टर के अंदर ये वैल्यूज़ डाल देंगे तो ये वाला काम परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है जी 13H AH के अंदर है। AH अभी मैंने बात की है कि वो मोस्टली क्या हैंडल करता है, सर्विस हैंडल करता है, ठीक है। तो सर्विस हमने क्या इस्तेमाल करनी है वीडियो के अंदर, प्रिंट स्ट्रिंग। ये एक सर्विस है कि हमें एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें एक सब सर्विस इस्तेमाल करनी है, अपडेट कर्सर। मतलब कि अगर एक स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है तो उसके बाद जो कर्सर है वो अगेन स्टार्ट ऑफ द मेमोरी या स्टार्ट ऑफ द पेज पे ना चला जाए, जहाँ पर स्ट्रिंग ख़त्म हुई है वहाँ पर कर्सर रहे। तो उसके लिए हम 1 को AL रजिस्टर में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें वीडियो मेमोरी में हमने बात डिस्कस की थी डिस्प्ले मेमोरी में कि हमारे पास टोटल जो हैं वो 4000 बाइट्स होती हैं जिसके थ्रू हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, और हमें स्क्रॉलिंग के मैकेनिज़म्स को इस्तेमाल करना पड़ता है अगर हमें कोई मज़ीद पेजेस या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन बायोस क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लेवल है, मतलब कंप्लीट हार्डवेयर से हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ सर्विस में अवेलेबल ऑप्शंस हैं 0 से लेकर 31 पेजेस तक, मतलब टोटल 32 पेजेस अवेलेबल होते हैं। जिस पेज पे आपको प्रिंट करवाना है, और हर पेज कितने का होगा, वही 80x25 वाला पेज होगा। तो जिस पेज नंबर पे प्रिंट करवाना है वो पेज नंबर आप कहाँ रखोगे, BH रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ से स्क्रॉलिंग काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आप पेज नंबर पे लिख दोगे तो उस पेज पे वो प्रिंट हो जाएगा। बैक एंड पर वो खुद ही मैनेज कर लेता है कि किस तरह से वो किस पेज को मैनेज कर रहा है, ठीक है। 7 क्या है, एट्रीब्यूट बाइट। जिस कलर कॉम्बिनेशन में आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हो उसको आप BL रजिस्टर में रखोगे। DX रजिस्टर जो है उसके जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रो नंबर ले रहा है कि किस रो नंबर पे प्रिंट करवाना है, और जो लोअर पोर्शन है DX रजिस्टर का वो कॉलम नंबर ले रहा है कि किस कॉलम पे प्रिंट करवाना है। CX रजिस्टर जो है वो कंप्लीट लेंथ ले रहा है स्ट्रिंग की जो आपने प्रिंट करवानी है, और ES रजिस्टर जो है वो सेगमेंट ले रहा है। किस चीज़ का सेगमेंट ले रहा है, जहाँ पर ये स्ट्रिंग मौजूद है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है वो हमने उसका जो सेगमेंट है उसको हमने ES रजिस्टर में रखना है। तो हम अब जो ऑनवर्ड्स हम जा रहे हैं तो हम रैम में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं कि हमें कंजेक्टिव मेमोरीज का पता होता है तो हम CS रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। CS रजिस्टर से जो वैल्यू होगी वो हम ES रजिस्टर में रख देंगे। इन शॉर्ट सेगमेंट दे रहे हैं उसको, और मैसेज जो है वो हम BP रजिस्टर में रखेंगे। ये भी एक मस्ट पार्ट है। ये तमाम जो लिस्ट है आपको राल्फ लिस्ट के अंदर मिल जाएगी कि आप इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। और ये रजिस्टर्स फिक्स्ड हैं इसलिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़
मौजूद होते हैं। लाइक आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो उस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये सर्विस नंबर है, ये सब सर्विस नंबर है, इस रजिस्टर में आपने सर्विस रखनी है, इस रजिस्टर में आपने सब सर्विस रखनी है। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। एंड पर जो आपने कॉल भेजनी है वो है इंटरप्ट 10H को, और उससे क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर 10th रो पे 3rd कॉलम के ऊपर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड का, और जो मैसेज है उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये 7 एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और पेज क्या मतलब, एक 0 पेज के ऊपर जो स्टार्ट फर्स्ट पेज है उसी के ऊपर आपको प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इस कोड के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का काम है। असेंबली में इससे काफ़ी हद तक आप काफ़ी अच्छी चीज़ें बड़ी इजीली अचीव कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल हार्डवेयर लेवल पे जाने के। इसके साथ साथ बायोस की एक और सर्विस इस्तेमाल हम करेंगे आगे, इंटरप्ट 16H। ये कीबोर्ड की सर्विस है। अभी तक आपने इनपुट लेना नहीं सीखी तो आप क्या करते हो, इंटरप्ट 16H को कॉल भेजते हो। इसके लिए भी जो AH के अंदर हम 0 पुट करते हैं, ये एक सर्विस ले रहा होता है। सर्विस किस चीज़ की, कि अब वेट करो कि कीबोर्ड के बफर के अंदर जब कोई वैल्यू आती है, वैल्यू क्या आएगी, कीबोर्ड के बफर के ऊपर एक आस्की वैल्यू आती है, जो भी आपने की स्ट्रोक प्रेस की होती है। वो कैसे आती है, उसके मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपके पास कीबोर्ड के बफर के ऊपर एक आस्की वैल्यू आती है, जो भी की आपने प्रेस की होती है उसकी आस्की वैल्यू, और वो जब भी कोड के अंदर ये 2 लाइंस लिखी आती हैं तो यहाँ पे कोड स्टॉप हो जाता है, वो की स्ट्रोक का वेट करता है, और जो की स्ट्रोक आएगा उसकी बेस पे काम परफॉर्म करता है। और जो की स्ट्रोक आता है, मतलब जो आस्की वैल्यू आती है, वो आपको किस रजिस्टर में मिल जाती है, AL रजिस्टर में। ठीक है, तो AL रजिस्टर में आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ तक जो आपके पास तमाम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हम तकरीबन कवर कर चुके हैं। एक डॉस की इंटरप्ट 21H को हम आगे जाकर देखेंगे जब हम टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट को देखेंगे। तो ये मेन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं जो आपको आनी चाहिए। आज के लेक्चर के लिए इनफ है। बाकी आप काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।